नमस्कार साथियों, चलिए बेहद अच्छी शुरुआत के लिए हम सब लोग तैयार हैं। मैंने आप सब लोगों से वादा किया था हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कि हम एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी की। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वो चाहे राजस्थान से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब लोग तैयार हो जाइए। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा के दौरान आयोजित की जाती है। एनसीईआरटी से आयोजित करता है। वो सब मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका था। आज तो बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ काम आज शुरू करते हैं जिसे कहते हैं पढ़ना। ठीक है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है और मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता ही है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज शुरू करते हैं और इसे कहते हैं गति। गति पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं, उनके बारे में मैं एक बार बता देना चाहता हूं आपको। पहली महत्वपूर्ण राशि इसे कहा जाता है स्थिति, और चूंकि आप अब बड़े हो रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण राशि आती है यहाँ पे जिसे कहा जाता है निर्देश तंत्र। अब ये क्या है निर्देश तंत्र, इसका नाम आपने सुना हुआ है नहीं तो थोड़ा सा ये डरावना लगता है। फिर कुछ और भी स्थितियाँ होती हैं। कुछ लोग पूछ बैठते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, और ऐसी चीज़ें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को डरा देती हैं। तो मत डरिए, होगा कहीं ना कहीं, मैं बता दूंगा अभी आपको। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने एक महत्वपूर्ण राशि की बात की, स्थिति। स्थिति के बाद हम बात करेंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, और उसके साथ साथ चाल और वेग क्या होता है, और फिर इस संपूर्ण विषय पर जितने भी प्रश्न संभव हो सकेंगे उनको हम करेंगे। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा निर्देशित करना चाहता हूँ कि प्रश्नों से डरिए मत, प्रश्न खूब करते चलिए। चलिए, हम सबसे पहले गति को जब प्रारंभ करते हैं तो स्थिति से बात करते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको कि ये पृथ्वी का तल है, यहाँ मैंने बनाया, ये आपके सामने पृथ्वी का तल यहाँ बनाया गया है, और मैं तीन चीज़ें यहाँ आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और आपको बताया मैंने कि ए जो है पृथ्वी के तल से 10 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर है? पृथ्वी के तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर। बी की बात करूं तो बी पृथ्वी के तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, और सी की बात करूं तो आपका सी पृथ्वी के तल से कितना ऊपर है? पृथ्वी का तल ये मैंने यहाँ प्रदर्शित किया, ये पृथ्वी का तल है जहाँ हम सब हैं। वो सी जो है वो कितना ऊपर है आपके पास में? वो 30 मीटर ऊपर है। अब पहले ये समझिएगा स्थिति का क्या तात्पर्य है। यदि मैं आपसे ए के बारे में पूछूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ए बी के सापेक्ष नीचे है, सी के सापेक्ष भी नीचे है। यदि मैं सी की बात करूं तो आप कहेंगे सर सी ए के सापेक्ष ऊपर है, और बी भी बी के सापेक्ष भी, सी जो है बी के सापेक्ष भी ऊपर है। लेकिन अब समझिएगा कि बी की स्थिति की बात करो तो बी जो है वो एक तरीके से बेचारा हो गया यार। यदि सी के सापेक्ष बात करोगे तो ये कहाँ है? नीचे। और ए के सापेक्ष बात करोगे तो ये कहाँ है? तो ये है ऊपर। यहीं से हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसे हम क्या कहते हैं? स्थिति। तो स्थिति के लिए आपको ये बताना पड़ेगा बी ऊपर है, गलत। बी ए के सापेक्ष ऊपर है, बी नीचे है, गलत। बी क्या है? सी के सापेक्ष नीचे है। तो ये जो सापेक्ष शब्द है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसे समझने की जरूरत है। और आज मैं आपको यही समझाने के लिए जा रहा हूं, और वहीं से मैं स्थिति को कैसे प्रकट किया जाता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। अब सब लोगों ने छोटी कक्षाओं में जब आप 7वीं 8वीं में पढ़ रहे थे ग्राफ का उपयोग किया है, खरीद के भी लाए ग्राफ की कॉपी को हम, तो आपने देखा होगा कि वहां आपके पास एक अक्ष है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ये आपके पास में मूल बिंदु है, ये आपके पास वाई अक्ष है, और ये जो पूरा तल कहलाता है ये क्या कहलाता है? आपका एक्स वाई तल कहलाता है। इस कोने पे देखिए आप, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों सबके सब। तो ये जो नीचे एक आपको पूरी लाइन दिखती है, एक रेखा दिखती है, ये एक्स अक्ष ले लीजिए, और ये पूरी की पूरी एक जो रेखा यहाँ से यूँ दिखती है आपको, इसको क्या ले लीजिए? वाई अक्ष ले लीजिए। तो ये पूरी की पूरी जो दीवार है, ये देखिए, ये क्या है आपके पास में? ये पूरा एक्स अक्ष। ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वाई अक्ष, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आप जानते हैं। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये पूरा बोर्ड जो है इस समय वो एक्स वाई तल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये कौन सा तल है? एक्स वाई तल है।
ठीक है ना, ये काम तो आपने किया है छोटी कक्षाओं में। अब वस्तुतः क्या होता है कि जब हम गति करते हैं तो हमें एक और आवश्यकता है। तो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से समझिएगा सबके सब विद्यार्थी। ये मैंने बताया कि ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मैंने बताया कि ये मेरा क्या है, वाई अक्ष है। अब इन दोनों अक्षों के लंबवत बाहर की ओर, इस अक्ष के लंबवत भी और इसके एक्स अक्ष के लंबवत और वाई अक्ष के लंबवत, एक मैं अक्ष बनाता हूं। ये रहा हरे पेन में, आप देखिएगा तो ये जो हरा पेन है मेरा वो नीले के भी लंबवत है, दिखेगा आपको 90 डिग्री का कोण। ये जो मेरा हरा पेन है वो लाल के भी लंबवत है, दिखेगा आपको यहाँ पे भी पूरा 90 डिग्री का कोण। तो क्या हुआ कि मैंने एक तंत्र बनाया। इस तंत्र में कितने अक्ष हैं? इस तंत्र में 3 अक्ष हैं। पहला एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष, तीसरा जेड अक्ष, बस यही चाहिए। तो एक तंत्र बना जिसमें कुल मिला के कितने अक्ष हैं? जिसमें कुल मिला के 3 अक्ष हैं। एक्स तो आपको दिखाई देगा, वाई आपको दिखाई देगा, जेड को आपको देखना है। तो ये जेड जो प्रदर्शित किया मैंने, वो तो मेल बिंदु है, इसको मैं यहां से हटाता हूं। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आपने क्या कहा था कि सर एक्स के भी लंबवत, वाई के भी लंबवत कहां पर है? ये गया आपका जेड अक्ष यूं, ये था यूं, हरे रंग का पेन था, याद कीजिए आप सबके सब, ये यूं था, ये मेरा जेड अक्ष है। अब मेरी परेशानी ये है कि इस जेड अक्ष को बनाऊं कैसे। तो मैंने बनाने की कोशिश की, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने ये जेड अक्ष यूं बनाया, पर दिखेगा नहीं ना, ये रहा ये जेड अक्ष। समझ गए आप मेरी बात को? तो चूंकि इसे प्रदर्शित करना है तो हम इसे प्रदर्शित इस तरीके से करते हैं जैसा मैंने, ये मूल बिंदु है, ये आपके पास क्या है जल्दी से बताइए, ये आपके पास में जेड अक्ष है। हाँ, ये जरूर है कि ये कोण लगभग आपको ऐसा दिखता है कि ये अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है, पर है नहीं है क्योंकि ये लंबवत है इन दोनों की। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। इसे भी हम निर्देश तंत्र कहते हैं। अक्षों का समूह निर्देश तंत्र कहलाता है। ये लीजिए, यहां 2 अक्षों का समूह, ये निर्देश तंत्र है। यहां 3 अक्ष हैं, ये भी क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र ही कहलाता है। और हम या तो इसका उपयोग कर लेंगे या इसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। और निर्देश तंत्र आपका जड़त्वीय है या अजड़त्वीय है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यदि कहीं बातचीत किसी से होती है और कोई आपसे प्रश्न पूछ बैठा है जो आपसे बड़ा है कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, तो सिर्फ एक जवाब देना है कि आगे जब हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे तो जिन निर्देश तंत्रों पर न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं वो जड़त्वीय, और जहां लागू नहीं होते हैं वो अजड़त्वीय, लेकिन यहां उपयोग नहीं है इनका भी। तो मैंने रोक दिया आपको कि अब ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। चलिए, निर्देश तंत्र आप समझ गए। अब ये ओ है, मूल बिंदु ये रहा आपके पास में। तो आप किसी बिंदु के क्या लिखते हैं? यहाँ पर निर्देशांक लिखते हैं। जब सिर्फ 2 अक्ष हैं तो आपके पास निर्देशांक कितने हैं? 2। ये दूरी क्या कहलाती है? तो आप मुझे कहते हैं कि ये 2 दूरियां हैं, समझिएगा इनको बहुत जल्दी से। मैंने P बिंदु से लंब डाला एक्स अक्ष पर, मैंने P बिंदु से लंब डाला y अक्ष पर, और यहां पर मैं आपको कहता हूं कि ये क्या चीज है आपके पास में, तो यहां लिखता हूं x1 और यहां लिखता हूं आपके पास में y1। तो ये जो दूरी है आपके पास में कौन सी, यहां से P से लेके x तक की ये दूरी तो क्या कहलाती है? ये दूरी तो आपकी कहलाती है y निर्देशांक, और ये दूरी क्या कहलाती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है आपका x निर्देशांक। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, आप इन सबको समझते हैं, जानते हैं। तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास में इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? x और y। निर्देशांक x का तात्पर्य क्या है? निर्देशांक x का तात्पर्य P से एक लंब डालिए x अक्ष पर, बिंदु P से एक लंब डालिए x अक्ष पर, ये दूरी x निर्देशांक, P से लंब डालिए y अक्ष पर, ये दूरी आपकी क्या कहलाएगी? y निर्देशांक। ये दूरी भी आपकी O से मापी गई है, ये दूरी भी O से मापी गई है। तो आप आसानी से कहेंगे कि सर हमने जितनी भी दूरियां मापी हैं इस समय वो सारी कहाँ से? मूल बिंदु से नापी हैं। तो ये एक निर्देश तंत्र है, लेकिन इस निर्देश तंत्र में सिर्फ 2 अक्ष हैं और ये XY तल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यदि आपके पास में X, Y और Z 3 निर्देश अक्ष हैं,
आपके पास P बिंदु को आप प्रकट करेंगे तो यहाँ x y z आप कितने निर्देशांक लिखेंगे? आप निर्देशांक लिखेंगे 3, x, y, z। अब वो एक ये जो दूरी है यहाँ x आ जाएगी, फिर यहाँ y आ जाएगी और इधर की तरफ क्या आ जाएगी? z आ जाएगी। तो मेरा बिंदु P कहाँ पर है? तो तरीका हो गया, मेरा बिंदु P इस स्थान पर है। समझिए, बिंदु P इस स्थान पर है, मेरा बिंदु P कहाँ पर है? इस स्थान पर है। पर ये स्थान कहाँ तक कैसे बताओगे ना? तो मैंने क्या किया कि यहाँ निर्देशांक लिखे, यहाँ निर्देशांक लिखा जैसे मैंने 3,4। तो आप कहेंगे ये दूरी कितनी है? x निर्देशांक 3 और ये दूरी कितनी है? y निर्देशांक 4। समझ आ गया? तो अब मैंने P की स्थिति को प्रकट किया। स्थिति को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता है? स्थिति को प्रकट करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता है, और निर्देश तंत्र में स्थिति निर्देशांकों की सहायता से प्रकट की जाती है। ठीक है, एक बार बता देता हूं दोबारा ताकि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। स्थिति को प्रकट करने के लिए, किसी कण की, किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए निर्देश तंत्रों की आवश्यकता होती है। निर्देश तंत्र निर्देशांकों के बारे में बता देते हैं, और निर्देशांक हमें बता सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारा वस्तु, हमारा कण किस स्थान पर है। समझ आ गए यहाँ तक? अब चलें, अभी तो स्थिति हो गई। एक और चीज़ है जिसे ना तो मैं नियंत्रित कर सकता हूँ ना आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसे कहा जाता है समय। इसे कहते हैं टी। अब समय के लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि माना कि इस समय 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे, जो भी है, आप मान लीजिए। अब आप मुझे ये कहते हैं कि सर जब मैंने कण को देखा तो वो कण t = और यहाँ इस समय मैंने कहा, माना कि समय कितना था? 1 सेकंड। ऐसा ही पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। अब यदि समय को आप नियंत्रित कर पाते हैं ना, संभव नहीं है, तो ये 1 सेकंड से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। समझिएगा सभी विद्यार्थी, समय एक चर राशि है और ये निरंतर बढ़ती है, घटती नहीं है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। समय निरंतर बढ़ती हुई एक चर राशि है, ये तो बदलेगा ही बदलेगा और बढ़ेगा। तो अब यदि कोई मुझे कहता है कि सर समय के सापेक्ष आपके बिंदु P की स्थिति यदि अपरिवर्तित रहती है, समय के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो गति नहीं है। लेकिन समय के सापेक्ष यदि बिंदु P की स्थिति परिवर्तित होती है तो गति है। यहां मैंने लिखा है स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो गति को कैसे परिभाषित करेंगे? गति को परिभाषित करने का तरीका है, गति वस्तु तो क्या है? वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को गति कहा जाता है। बहुत साधारण सी परिभाषा है। अब स्थिति परिवर्तित, या तो आप देख लेंगे कि कोई भी वस्तु A से चल के B पर पहुंच गया, B से चल के C पर पहुंच गया, पर पता कैसे करें वो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास इस समय समय कितना है देखिए जल्दी से, T1, और T1 समय पर हमारी स्थिति A पर है और निर्देशांक कितने हैं? x1, y1, z। अब ये वस्तु इस स्थिति से स्थिति B पर पहुंचती है जब समय T1 से परिवर्तित होकर कितना हो जाता है? T2। तो समय परिवर्तित हुआ कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। और इस समय आपकी इस वस्तु की स्थिति A से बदलकर कहां हो गई? B। लेकिन स्थिति बदलने पर क्या हुआ उसे समझिए। अब इसके निर्देशांक क्या हो गए? x2, y2, z2। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा आप इस सबको। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर वस्तुतः किसी भी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए यहां अधिकतम कितने निर्देशांक हैं? जल्दी बोलिए। 3, x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक। यदि कोई एक निर्देशांक भी बदल गया तो स्थिति बदल जाएगी। स्थिति बदलने पर निर्देशांक बदलेगा ही बदलेगा, चाहे वो अकेला x बदले, चाहे वो अकेला y निर्देशांक बदले, चाहे अकेला z निर्देशांक बदले। लेकिन अब यहां आपको यह समझना है कि निर्देशांक के मान में परिवर्तन आना अवश्यंभावी है। दोबारा समझिए, यदि स्थिति बदली तो निर्देशांक बदलेगा। निर्देशांक कितने हैं आपके पास में? अधिकतम 3 से ज्यादा नहीं, अधिकतम कितने? 3। तो या तो x बदल जाए, या y बदल जाए, या z बदल जाए, पहली स्थिति। अब आप कहोगे सर सिर्फ एक बदलना जरूरी है क्या? नहीं,
कम से कम एक बदले। यदि तीनों ही नहीं बदले, न x न y न z, तो वस्तु की स्थिति नहीं बदलेगी, कदापि नहीं बदलेगी, ठीक है। लेकिन तीनों में से कोई एक बदल गया तो वस्तु की स्थिति बदल जाएगी, ठीक है। और यदि तीनों में से दो बदल गए तब भी बदलेगी, और तीनों निर्देशांक के तीनों ही बदल गए तो भी स्थिति बदलेगी। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो अब सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें कि यदि सिर्फ एक निर्देशांक, या तो x या y या z, तीनों में से कोई एक बदला, तो इस तरह की गति को हम क्या कहेंगे? ये एक विमीय गति है। कौन सी गति है? एक विमीय। इस दौरान सिर्फ एक निर्देशांक परिवर्तित होता है। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि x, y और z में से या तो x, y बदल जाए, या y, z बदल जाए, या x, z बदल जाए, मतलब कुल मिला के दो बदलने चाहिए, कुल मिला के दो बदलने चाहिए। मैंने अभी बता दिया कोई एक भी बदल गया तब भी गति तो है ही सही। क्यों? क्योंकि निर्देशांक के बदलते ही स्थिति बदलती है। तो सिर्फ एक निर्देशांक बदले तो गति कौन सी? एक विमीय। तीन में से कोई दो बदल जाए तो द्विविमीय, और तीनों के तीनों ही बदल जाएं तो इस तरह की गति कौन सी होती है? त्रिविमीय गति होती है। तो आप सब लोग इस समय समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर संभावना किसकी है? कुल मिलाकर संभावना या तो एक विमीय गति की है, या द्विविमीय गति की है, या त्रिविमीय गति की है। और त्रिविमीय गति में तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, एक विमीय गति में एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, और द्विविमीय गति में दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं। अब आपको क्या समझना है कि मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा वो किस चीज़ से करूंगा कि मेरी वस्तु, मेरा बिंदु गति कर रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक? ए से लेकर बी तक। इसका निर्देशांक ए बिंदु पर x निर्देशांक x था, और अब यदि मैं कहूँ कि बी बिंदु पर भी इसका निर्देशांक x ही है, यहाँ y निर्देशांक y1 से परिवर्तित होकर कितना हुआ? y2, यहाँ z1 से परिवर्तित होकर z2, तो y परिवर्तित हो गया, z परिवर्तित हो गया, x परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये गति चूंकि दो निर्देशांक बदल रहे हैं इसलिए द्विविमीय होगी। अब यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि ये y है और यहाँ भी y है, ये z1 है और ये z2 है ना? तो A बिंदु पर जब आप थे तो निर्देशांक क्या है? x, y और z1। ये समय कितना है? t1। अब B बिंदु पर पहुंचे तो निर्देशांक क्या है? x, तो x निर्देशांक नहीं बदला, y निर्देशांक भी नहीं बदला, किंतु z निर्देशांक बदल चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि गति तो है, लेकिन गति कौन सी है? एक विमीय है। क्यों? क्योंकि सिर्फ z निर्देशांक बदला है। ठीक है, यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके हैं कि स्थिति में परिवर्तन गति है, और स्थिति को जानने बूझने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता है। निर्देशांक किससे संबंधित हैं? निर्देश तंत्रों से संबंधित हैं। तो यहाँ तक सब कुछ समझ आ चुका है। चलिए विद्यार्थी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको मज़ा आने वाला है, लेकिन मैं शुरुआत किससे करूँगा? मैं शुरुआत करूंगा इस समय एक विमीय गति से, और एक विमीय गति से शुरू करते हुए आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। दूरी किसे कहा जाता है, विस्थापन किसे कहा जाता है, इन सब की बात हम करते रहेंगे। तो चलिए, अब हम पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ जो हमारी गति से संबंधित हैं। स्थिति को मैंने स्पष्ट कर दिया, निर्देश तंत्र। अब चलते हैं दूरी पे। चलिए, मैंने फिर से कहा ये मेरा निर्देश तंत्र है। ये देखा आपके पास ये y अक्ष था, ये देखा आपके पास ये x अक्ष था, और ये z अक्ष है। मूल बिंदु का ध्यान रखिएगा सबके सब लोग। ये रहा मूल बिंदु। अब यदि ये बिंदु A है जिसे मैं प्रारंभिक स्थिति कहता हूं, ये मेरी प्रारंभिक स्थिति है। मैं प्रारंभ में यहाँ हूँ, जब शुरुआत थी तब मैं यहाँ हूँ। ये प्रारंभिक स्थिति है A, और फिर मेरी स्थिति यहाँ पहुँच जाती है, और ये है B। इसे अंतिम स्थिति कहा जाता है। समझ गए आप सब लोग? प्रारंभिक अर्थात जब हमने प्रेक्षण लेना शुरू किया, ये A के बारे में जब जानने की इच्छा हुई तो ये है कहाँ, स्थिति कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति देखा, अंतिम स्थिति देखा। पहुँचना कहाँ से कहाँ है? यहाँ समय देखा तो माना कि वो T1 है, और यहाँ समय देखा तो माना कि कितना है? T2 है। अब सबके सब लोग दिमाग लगाइएगा, मनन कीजिएगा, A से लेकर B तक जाने के कितने रास्ते हैं। तो आप कई सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं
मैं ए से लेकर बी तक इस तरीके से जाऊंगा। इनको सीधे रास्ते पे चलने की इच्छा ही नहीं होती, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब हम क्लास में छोटी कक्षाओं में, आप अभी भी ऐसा करते हैं, तो मैम से कहते हैं मैं आई गो टू वॉशरूम, तो पहले सीधे भागते हैं वॉशरूम में, पर जब वापस आते हैं तो सीधे थोड़ी आते हैं। जितना समय इधर उधर हो जाए उतना अच्छा लगता है। चलिए छोड़िए, मजाक की बात है, ये तो बहुत छोटी सी। पर ए से लेके बी तक जाने का ये पहला पथ है, ये पहला रास्ता है, पहला रास्ते पर मैं अब पथ लिखूंगा, याद रखिएगा। पथ का मतलब रास्ता होता है। कोई कहेगा नहीं ये तो बहुत जल्दी पहुंच गया, मुझे तो अभी बहुत देर लगानी है, तो ये ए से लेकर बी तक क्यों जाता है। आगे आपको मेरी बात समझ में। लेकिन कुछ इस तरह के विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो ए से लेकर बी तक सीधे के सीधे चले जाएं। ये एक सरल रेखा है जिससे मैंने ए से बी को जोड़ा है, समझिएगा विद्यार्थियों सबके सब। तो ए से लेकर बी तक अर्थात स्थिति 1 से स्थिति 2, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने के लिए पथ 1 यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये पथ 2। और ये कौन सा पथ है आपके पास में, तो मैंने बात की ये पथ आपके पास में है 3। सिर्फ 3 ही नहीं, अनंत अनंत। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करने के कितने तरीके हो सकते हैं, अनंत तरीके हो सकते हैं। अब एक शब्द आने वाला है दूरी, बहुत बहुत सलीके से समझिएगा। मैं आपको कहूँगा दूरी का तात्पर्य है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। दोबारा बोल रहा हूं, प्रारंभिक स्थिति ये लिखा से कहां तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। ये याद करने के तरीके हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बहुत बहुत आसानी से ये समझ आते हैं। कहां से, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय किया गया मार्ग, तय किया गया मार्ग। और इस तय किए गए मार्ग की क्या चाहिए हमको, वास्तविक लंबाई। ये जो वास्तविक लंबाई है इसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो पहली परिभाषा लिखिए जल्दी से, दूरी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सामने आने वाली हैं अभी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये तो मैंने कह दिया दूरी, विस्थापन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, पर आप मुझे ये बताइए कि जब मैं पथ 1 पर जाता हूं तो मैं यहां से चला, यहां से चला, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया। आप सब समझदार हैं कि ये लंबाई मैंने तय की। पथ 2 ये रहा। तो पहले मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि पथ 1 और पथ 2 में कौन से पथ की लंबाई ज़्यादा है। तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि पथ 1 की लंबाई आपके पास में क्या है, पथ 1 की लंबाई आपके पास में कम है, और यदि आप पथ 2 की बात करेंगे तो उसकी लंबाई ज़्यादा है। अर्थात ए से बी तक की जो गति है, यदि उस गति में आप पथ 1 की बात करेंगे तो तय की गई दूरी कम है सापेक्ष तौर पर, जबकि यहाँ तय की गई दूरी ज़्यादा है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या तथ्य है वो, कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक दूरियां अलग अलग संभव हैं, दूरियां अलग अलग संभव हैं। थोड़ा सा उदाहरण देता हूं आपको। मुझे कोई कहता है कि ये कोटा है, मैं राजस्थान कोटा में हूं इस समय, तो ये कोटा है। अब यहाँ कोई कहता है कि ये इस स्थिति किसकी, ये तो कोटा की स्थिति है और ये जयपुर की स्थिति है। अब यदि कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछ लेता है कि कोटा से जयपुर की दूरी कितनी है, तो मुझे बहुत अजीब लगेगा यार, बहुत अजीब लगेगा। अरे भाई, मैं कोटा से जयपुर न जाने कितने तरीक़ों से जा सकता हूँ। किसी ने कहा कि कोटा से जयपुर, तो हो सकता है मैं कोटा से पहले यहाँ चित्तौड़ पहुँच गया। तो ये एक चित्तौड़ जगह है, चित्तौड़गढ़ का नाम आपने सुना होगा सब लोगों ने। तो मैं पहले कहाँ गया, कोटा से चित्तौड़गढ़ गया, और फिर चित्तौड़गढ़ से कहाँ चला गया, जयपुर चला गया। बिल्कुल जा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं कोटा से पहले कहाँ गया, तो कोटा से पहले मैं अजमेर चला गया। अब अजमेर से मैं कहाँ जा रहा हूँ, अजमेर से मैं जयपुर जा रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। अरे यार, कई सारे लोग बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं, वो कोटा से पहले कहाँ जा सकते हैं, दिल्ली पहुँच सकते हैं।
कई लोगों को राजनीतिक सत्ताएं बहुत प्यारी लगती हैं, तो उनको लगता है कि राज्य में ही क्यों रहा जाए, सीधा केंद्र में जाया जाए। तो वो पहले दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली से कहाँ आएंगे, जयपुर आएंगे, ठीक है ना। तो कोटा से जयपुर तक की दूरी यदि चित्तौड़गढ़ होके जाते हो तो कुछ और आएगी, कोटा से जयपुर तक की दूरी यदि दिल्ली से होके आते हो तो कुछ और आएगी, तरह तरह की दूरियां आएंगी। लेकिन यदि कोई मुझे कहता है कि कोटा से जयपुर तक की यदि न्यूनतम दूरी चाहिए तो आपको एक स्पष्ट और सीधा मार्ग लेना पड़ेगा। तो यदि ए से लेकर बी तक की आपको न्यूनतम दूरी चाहिए, समझना इसको आप सब लोग, ए से लेकर बी तक की अनंत दूरियां हो सकती हैं, ये निर्भर करता है कौन से पथ से जा रहे हैं। लेकिन ए से लेकर बी तक की यदि न्यूनतम दूरी की आवश्यकता है तो न्यूनतम दूरी के लिए आपको एक सरल रेखीय मार्ग, ये नीले रंग से मैंने प्रदर्शित किया है। तो ए से लेकर बी तक की ये जो दूरी है, यदि आप इस सरल रेखीय पथ से जो सीधा ए से बी को जोड़ता है तय करते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ दूरी क्या होनी चाहिए, यहाँ दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। और ये न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। आ रही है मेरी बात समझ में। विस्थापन कब, यदि प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से एक सरल रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए तो ये कौन सा पथ होगा, ये वो पथ होगा जब हम न्यूनतम दूरी तय करेंगे। तो ये जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब विस्थापन की परिभाषा समझिए क्या होनी चाहिए। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक यहाँ ये मार्ग, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ क्या कहेंगे कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखा आपने एक खींची, सरल रेखा सीधी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक सरल रेखा आपने खींची, और ये सरल रेखा आपको क्या देगी, ये सरल रेखा आपको न्यूनतम दूरी देगी। और ये न्यूनतम दूरी आपकी क्या कहलाएगी, ये न्यूनतम दूरी ही आपकी विस्थापन कहलाती है। आगे बात समझ में है। तो अब यदि कोई कहे कि मुझे ऐसे बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के कई मार्ग हो गए, दूरियां अलग अलग हो गई। लेकिन यदि मुझे ए से बी तक न्यूनतम दूरी से जाना है तो वो न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आपको स्थिति के बारे में पता लग गया, निर्देश तंत्र के बारे में पता लग गया, दूरी के बारे में पता लग गया, विस्थापन के बारे में पता लग गया। अब पहले 2 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि मैंने क्या क्या सिखाया, फिर एक प्रश्न करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप दूरी और विस्थापन को समझ चुके हैं। फिर मैं आपको कहूँगा कि 9वीं 10वीं में किस तरह के प्रश्न जो है वो आपके विद्यालयों की जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, और फिर इन प्रश्नों को आज समाप्त करके फिर हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। चलिए फुर्ती कीजिए थोड़ी सी। हम क्या समझ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया कि हम दूरी और विस्थापन के बारे में समझ चुके हैं। इधर देखिए, पहला प्रश्न बहुत आसान सा है, आप सब उसे कर देंगे, वो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, मैं इनको हमेशा उदाहरण के रूप में लिखूंगा, और आप सब लोगों को ये उदाहरण ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, क्योंकि मैं आपको विषयवार, जैसे आज हम बात करें गति की, तो गति में कितने प्रश्न होंगे वो हमें पता करके रखने बाद में, उन प्रश्नों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इधर देखिए, उदाहरण संख्या 1 बहुत आसान सा है। मैंने आपको बताया कि एक मार्ग है आपके पास में, ए से बी तक एक सरल रेखा है, बी से सी तक भी आपके पास में एक सरल रेखा है, ठीक है। ए एक स्थिति है, बी एक स्थिति है, और सी भी एक स्थिति है। और ये जो कोण है आपके पास में, ये कितने डिग्री का है, ये कोण थीटा है, और ये थीटा कोण आपके सामने 90 डिग्री का है। विद्यार्थियों, आपके सामने ये बता रहा हूँ कि प्रश्न बनते कैसे हैं, कैसे प्रश्न आसान हो जाते हैं और कैसे प्रश्न मुश्किल हो जाते हैं, उनको समझा रहा हूँ। आप स्वयं इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। ए से बी तक एक सरल रेखा, बी से सी तक एक सरल रेखा, कोण कितने का आपके सामने, तो कोण का 90 डिग्री का। और मैंने कहा इस समय कि ये ए से बी तक की जो दूरी है ये 4 मीटर है। दूरी का मतलब बोलिए जल्दी से, दूरी का मतलब था वास्तविक लंबाई किसकी, पथ की। तो ए से बी तक आप सरल रेखीय पथ पर गए, बी से सी तक भी आप किस पर गए, सरल रेखीय पथ पर गए। और ये दूरी कितनी है आपके पास में, तो ये दूरी आपके पास 3 मीटर है।
चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सब के सब। आपकी निरंतर आवाज़ जब आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता रहता है। ठीक है, ए और बी और सी 3 बिंदु हैं। ए बी सी, निश्चित बात है कि आप देख रहे हैं एक समकोण है, और अब आपको ये सब चीज़ पता लग रही होगी। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, अभी मेरा प्रश्न ये है कि हम बात कर रहे हैं दूरी की, और दूरी कब चाहिए? मैं ए से सी तक की गति की बात कर रहा हूं। ए से सी तक गति, मार्ग बता रहा हूं आपको। मार्ग आपने लिया ए से बी तक का और फिर बी से लेके सी तक का, सीधी बात है। तो अब ए से सी तक कैसे पहुंचे आप जल्दी से बताइए? तो आप कहेंगे सर पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए। दूरी के लिए परिभाषा लिखवाई थी, मार्ग की वास्तविक लंबाई। तो आपकी गति कौन सी है जल्दी से बताइए? ए से सी। तो ए से सी तक की दूरी किसके तुल्य हुए? ए से बी गए वास्तविक लंबाई, फिर बी से सी गए। पहले आप लिखेंगे 4 मीटर, फिर आप लिखेंगे 3 मीटर, कुल मिला के दूरी कितनी आ गई आपके पास? 7 मीटर। बहुत आसान सा प्रश्न है। अब यदि कोई कहता है मुझे ए से लेकर बी तक का विस्थापन, फिर मैंने पूछा विस्थापन, ए से बी तक का विस्थापन, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको विचलित तो नहीं कर सकता, लेकिन सोचना पड़ेगा। अब आपने मार्ग कौन सा लिया? ए से बी गए, बी से सी गए, जा तो यहीं से रहे हो आप, ए से बी और बी से सी, यही मार्ग है। लेकिन प्रश्न क्या है? विस्थापन। प्रश्न सुनिए, एक व्यक्ति ए से बी तक सरल रेखीय मार्ग पर गति करता हुआ पहुंचता है, और फिर बी से सी तक सरल रेखीय मार्ग पर गति करता हुआ सी पर पहुंचता है। तो विस्थापन की गणना कीजिए, तो विस्थापन की गणना कीजिए। अब चलिए कि मूल क्या है। तो विस्थापन की परिभाषा को देखिए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी के लिए जोड़ना किससे? सरल रेखा से। तो विस्थापन चाहिए, विस्थापन के लिए ये प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से किससे जोड़ दूं? एक सरल रेखा से। तो प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से एक सरल रेखा से जोड़ दिया। तो ये जो दूरी है ए से सी तक की, जो कि प्रारंभ से अंत तक की न्यूनतम दूरी है, ये ए सी क्या कहलाएगी? आपका विस्थापन कहलाएगी। अब ए और सी को मापूं, बताइए किसका उपयोग करेंगे? तो आपको ध्यान आएगा, अरे सर हमें क्या दिख रहा है? हमें एक समकोण त्रिभुज नजर आता है। क्या नजर आता है? समकोण त्रिभुज नजर आता है। आपको निश्चित बात है ये समकोण त्रिभुज दिखा, तो आप कहेंगे ये जो आपके पास ए से बी तक की लंबाई है, इसे आप आधार कह दीजिए, ये आधार हो गया। और बी से सी को आप क्या कह दीजिए? लंब कह दीजिए। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा आपके पास में? कर्ण हो जाएगा। और पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। तो आप मुझे कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अब पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ये कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है आपके पास में ए सी का वर्ग, वो किसके बराबर है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कौन है? ए बी, ए बी का वर्ग कीजिए। लंब कौन है आपके पास में? बी सी, इसका भी वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब ए बी का वर्ग कितना होगा जल्दी से बोलिए? 4 का वर्ग। बी सी का वर्ग कितना होगा आपके पास में? 3 का वर्ग। 4 चौक 16 हो गए आपके पास में, प्लस 3 तिया 9 हो गए, कुल मिला के कितना आ गया आपके पास में? 25। तो ए सी का वर्ग कितना हो गया? 25। तो ए सी का मान कितना आएगा इस समय? ए सी का मान आपके पास आ जाएगा 5। आगे मेरी बात समझ में? अब ए सी है कौन जल्दी से बताइए? विस्थापन। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। समझिए, वो छोटा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो ए से लेकर जब सी पर पहुंचे, मार्ग कौन सा है? ए से बी, बी से सी। तो आपकी दूरी कितनी हुई? 7 मीटर। आपके पास में विस्थापन कितना हुआ? 5 मीटर। समझ आ गया? अब ये तो मैंने आपको उदाहरण संख्या 1 करवाया। ये अधिकतर आप अपने स्कूल के जितने भी, विद्यालय के जितने भी इम्तहान हैं, परीक्षाएं, उनमें आता है। अब एक और उदाहरण लीजिए, उदाहरण संख्या 2। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है
और आप जब 11वीं कक्षा में जाएंगे ना और आप तैयारी करेंगे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की, तो भी आपको मिलेगा, तो भी ये मिलेगा। अब पहले तो मुझे ये बताइए सबके सब लोग कि ए से लेकर बी तक जब मैं गया, ए से सी तक, कहाँ से कहाँ गया, ए से सी तक, एक राशि की बात कर रहा हूँ मैं, गति के दौरान मैंने एक राशि की बात कर रहा हूँ, विस्थापन बटा दूरी का मान क्या हो सकता है, विस्थापन बटा दूरी का मान क्या हो सकता है। और आपको उत्तर क्या दे रखे हैं, संभावित उत्तर, एक से बड़ा और एक से छोटा। समझिएगा, ये बहुत साधारण सा प्रश्न, पर यहां से आप समझ जाएंगे कि अब हमें कैसे बदलाव लाने हैं, कैसे हमारी समझ को परिवर्तित करना है। अरे भाई बहुत छोटी सी बात है, ये क्या है, विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा दूरी। इधर देखिएगा, ये ए और ये क्या है आपके पास बी, ए से बी मार्ग 1, ए से बी मार्ग 2, ए से बी मार्ग 3, समझ रहे हैं, ए से बी मार्ग 1 वास्तविक लंबाई नापो, ए से बी मार्ग 2 वास्तविक लंबाई नापो, ए से बी मार्ग 3 वास्तविक लंबाई नापो। हर बार आपकी वास्तविक लंबाई को आप नाप लीजिए। अब ए से बी तक का विस्थापन लीजिए, ए से बी तक का विस्थापन, तो ए से बी तक का विस्थापन, चाहे आप इस मार्ग से जाएं, चाहे आप इस मार्ग से जाएं, चाहे आप इस मार्ग से जाएं, और आपको लगता है कि सर मैं तो और लंबे मार्ग से जाऊंगा, जाइए, जितना आप अपना पेट्रोल डीजल जला सकते हैं जलाइए, पर जब भी आप ए से लेकर बी तक अलग अलग मार्ग से जाएंगे तो दूरी का मान बदलेगा, पर हर बार विस्थापन तो क्या आएगा, विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब प्रारंभिक स्थिति को सीधा किससे जोड़ दूं, अंतिम स्थिति से, तो ये सीधा अंतिम स्थिति से जोड़ दिया, ये क्या है आपका विस्थापन। इधर देखना, अब यहां से मैंने कहा कि जब इस मार्ग से गया था तो दूरी थी कितनी, 6 मीटर, इस मार्ग से गया था तो दूरी कितनी थी, माना कि 8 मीटर, इससे गए होंगे तो 8 मीटर आएगी या 8 मीटर से ज़्यादा, पहले बताओ, 6 इससे 8, ये बताओ कितनी होनी, और यार इधर से इधर से इधर से इधर, तो ये दूरी कितनी थी आपके पास में, 18 मीटर। तो ए से बी तक जाने की दूरी क्या क्या हो सकती है, 6 मीटर, 8 मीटर, 18 मीटर, 100 मीटर। अब यदि मैं कहूं कि मैं तो सबसे छोटे मार्ग से जाऊंगा, तो सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, ए से बी तक सरल रेखा, पता लगा कि ये कितना है आपके पास में, ये है 4 मीटर। समझ आ गया। तो अब पहले मुझे बताओ ए से बी तक दूरियां क्या क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, पर ए से बी तक का विस्थापन सदैव कितना होगा, वो तो 4 मीटर होगा। अब चलिए, तो मैंने यहां से इस प्रश्न को लिया, समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। विस्थापन कितना हो सकता है, तो विस्थापन तो हो गया आपका 4 मीटर बटा, अब बताओ दूरी क्या हो सकती है, 6 मीटर, 8 मीटर, 18 मीटर। लेकिन कोई समझदार हुआ तो सीधा ऐसे बी तक चला गया। तो दूरी का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 4 से बड़ा होगा या फिर 4 होगा। सोचना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। यदि हमने ये समझ लिया कि मुझे न्यूनतम दूरी से जाना है तो आप सीधा ऐसे बी तक चले गए, तो उस समय दूरी न्यूनतम हो गई, तो वो कितनी हो गई, 4। लेकिन विस्थापन तो हमेशा कितना है, 4। तो जब भी आप विस्थापन बटा दूरी करोगे, आपको पता है कि दूरी का न्यूनतम मान कितना होता है, विस्थापन। तो या तो आपका विस्थापन जो है आपकी दूरी के तुल्य आएगा या विस्थापन दूरी से कम होगा। मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ आपके सामने, विस्थापन बटा दूरी, एक को तो लिख देता हूँ आपके सामने x और एक को लिख देता हूँ y। अब मुझे बताइए y क्या हो सकता है, या तो y x के बराबर होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, या तो y x के बराबर होगा या x से बड़ा होगा। अच्छा, y को x के बराबर कर लीजिए, तो x बटा x कितना आया, 1। या आपका y x से बड़ा होगा, तो ये x बटा y, y बड़ा है
तो ये राशि किससे कम आएगी? यहाँ देख लो, 6/4 क्या विस्थापन बटा दूरी है ना, 4/6, 8/6, 8/4 और 18/4। विस्थापन 4/6, विस्थापन दूरी 8, विस्थापन दूरी कितनी हो सकती है? 18। तो इस पूरे के पूरे इसे क्या कहते हैं आप? ये कुल मिला के मेरे पास में एक अंश और हर के रूप में एक भिन्न राशि है। ऊपर कौन है? अंश, नीचे कौन है? हर। अच्छा, दूरी का मान या तो विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर। तो ये जो विस्थापन बटा दूरी का मान है वो कितना होगा? वो आपका 1 हो सकता है। विस्थापन बटा दूरी का मान 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। तो क्या उत्तर आएगा? विस्थापन बटा दूरी का मान या तो 1 होता है या 1 से कम होता है। समझ आ गए यहाँ तक सबको? चलिए लिख लीजिए इसको। लिखिए, विस्थापन बटा दूरी का मान या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। उल्टा कर लीजिए, यदि मैं दूरी बटा विस्थापन कर दूं तो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर मिलेंगे और फिर चूँकि यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे और फिर मैं आपको पहले यहाँ छोटी छोटी सी बातें बता के फिर हम कल से नई शुरुआत और बढ़िया करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।